पश्चिमी घाट बड़े पुराने जमाने से समय के रहस्य छुपाए खड़े थे। इन हरी भरी पहाड़ियों में एक घाटी थी जो धुंध और डर में डूबी हुई थी। स्थानीय लोग इसे नागकुंड यानी सर्प का गढ़ कहते थे। वो इसके बारे में फुसफुसाते हुए बात करते थे। उनकी आंखें दहशत से भरी होती थीं। नागकुंड एक अजीब सी खूबसूरती वाली जगह थी। घाटी में हरियाली ही हरियाली थी और एक नदी बहती थी जो मानो दुख का गीत गा रही हो। फिर भी वहां एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी जो बस पत्तों की सरसराहट और अनदेखे जीवों की दूर की आवाजों से टूटती थी। घाटी के बीचों बीच एक टूटा हुआ मंदिर था जिसकी दीवारों पर बेलें छड़ी हुई थीं। वहां की हवा में सड़न और किसी आदिम चीज की गंध थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां परछाइयां चांदनी में नाचती थीं और फुसफुसाहटें पत्थरों से ही आती हुई लगती थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां किंवदंतियां जन्म लेती थीं और बुरे सपने सच होते थे। कुछ ही लोग नागकुंड में जाने की हिम्मत करते थे। जो गए वो कभी पहले जैसे वापस नहीं लौटे। वो अजीब घटनाओं, हवा में फुसफुसाहटों और परछाइयों में छिपी किसी मौजूदगी के बारे में बातें करते थे। नागकुंड एक डरावनी जगह थी, एक ऐसी जगह जहां हमारी दुनिया और मिथकों की दुनिया के बीच का पर्दा बहुत पतला था। ये एक ऐसी जगह थी जहां प्राचीन नाग देवता शेषनाग सोते हुए कहा जाता था अपने जागने के दिन का इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर ईरा शर्मा एक साइंस वाली महिला थीं, एक स्कॉलर जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पास्ट के रहस्यों को सुलझाने में लगा दी। एक आर्कियोलॉजिस्ट होने के नाते उन्होंने बहुत सारे एंशिएंट रूइंस देखे थे और समय के गलियारों में अनगिनत कहानियां सुनी थीं। लेकिन नागकुंड जैसी पहेली के लिए वो तैयार नहीं थी। यह सब शुरू हुआ एक पुराने चमड़े से बंधे जर्नल से जो उन्हें कलकत्ता म्यूजियम के आर्काइव्स के एक फॉरगॉटन कॉर्नर में मिला। यह जर्नल उनके ग्रेट ग्रैंडफादर का था, एक मशहूर एक्सप्लोरर जो दशकों पहले वेस्टर्न घाट्स में रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। इसके पन्ने सुंदर हैंडराइटिंग से भरे हुए एक हिडन वैली, एक कर्स टेम्पल और शेषनाग नाम के एक मिथिकल सर्पेंट गॉड के बारे में बताते थे। ईरा मोहित हो गई। उन्होंने हफ्तों फेडेड स्क्रिप्ट को पढ़ने में बिताए, अपने ग्रेट ग्रैंडफादर के नोट्स और स्केचेस को समझने में। जर्नल में नागकुंड के मंदिर में छिपी एक पावरफुल आर्टिफैक्ट शेषनाग की 13वीं कुंडली के बारे में लिखा था। कहानी के अनुसार इस आर्टिफैक्ट में कॉस्मिक सर्पेंट की इमेंस पावर को कंट्रोल करने की थी। जर्नल की आखिरी एंट्री ने ईरा की रूह कंपा दी। इसमें वैली में किसी प्रेजेंस के बारे में लिखा था, कुछ एंशिएंट और ईविल जो मंदिर और उसके सीक्रेट्स की रक्षा करता था। उनके ग्रेट ग्रैंडफादर ने फ्यूचर जनरेशंस को नागकुंड से दूर रहने की चेतावनी दी थी क्योंकि यह बहुत पावर और उससे भी ज्यादा डेंजर वाली जगह थी। चेतावनी के बावजूद ईरा नागकुंड की तरफ खींची चली गई, उसके सीक्रेट्स को अनकवर करने और अपने ग्रेट ग्रैंडफादर के फेट का सच जानने की एक अजीब सी अर्ज। उनके अंदर की साइंटिस्ट को आंसर्स चाहिए थे, जबकि एडवेंचरर को अननोन का थ्रिल। उन्हें क्या पता था कि वेस्टर्न घाट्स के हार्ट तक का उनका सफर उन्हें उन लेजेंड्स से फेस टू फेस कर देगा जिन्हें वो हमेशा मिथ्स मानती आई थीं। एक छोटी लेकिन डेडिकेटेड टीम के साथ आयरा वेस्टर्न घाट्स के लिए निकल पड़ी। राजेश भी उनके साथ था, आयरा का ट्रस्टेड कॉलीग और दोस्त, एक लॉजिकल और रीजनेबल आदमी जो आयरा के एडवेंचरस स्पिरिट को बैलेंस करता था। उनके साथ आकाश भी था, एक लोकल गाइड जिसका ट्रेचरस टेरेन का नॉलेज बहुत वैल्यूएबल साबित हुआ। उनका सफर मुश्किलों से भरा था। डर से आंखें फाड़े लोकल्स ने उन्हें नागकुंड में इंतजार कर रहे खतरों के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने मेलेवलेंट स्पिरिट्स, जहरीले सांपों और सर्पेंट गॉड के क्रोध के बारे में बताया। लेकिन आयरा निडर थी। हर ऑब्स्टिकल को पार करने के साथ उसका रिजॉल्व और मजबूत होता गया। जैसे जैसे वे अपनी डेस्टिनेशन के करीब पहुंच रहे थे, अजीब घटनाएं उनके सपनों को परेशान करने लगी। आयरा मोल्टन गोल्ड जैसी आंखों वाले एक विशाल सर्पेंट के विजन से परेशान होने लगी। साइंस और लॉजिक के आदमी राजेश रात के सन्नाटे में विस्पर्स सुनकर अपनी सैनिटी पर सवाल उठाने लगा, विस्पर्स जो उसके दिमाग में रेंगते हुए लग रहे थे। बढ़ती बेचैनी के बावजूद नॉलेज की प्यास और कर्स्ड वैली के बीच छिपे ट्रूथ को अनकवर करने की इच्छा से प्रेरित होकर वे आगे बढ़ते रहे। उन्हें क्या पता था,
वे एक ऐसे मिस्ट्री में और गहरे उतर रहे थे जो उनकी सोच से कहीं ज्यादा एंशंट और टेरिफाइंग था। जमीन और पत्तों की गीली सी खुशबू हवा में घुल रही थी जैसे ही वो लोग आखिरकार नागकुंड की घाटी में पहुंचे। कोहरा नीचे छाया हुआ था जिससे पूरा नजारा एक अजीब परलोक जैसा लग रहा था। सन्नाटा छाया हुआ था, बस एक छोटी सी नदी की आवाज आ रही थी जो घाटी से होकर बह रही थी। उनके ऊपर एक पुराना मंदिर था जिसका कभी भव्य रहा होगा वो हिस्सा अब टूट रहा था और पेड़ पौधों से ढका हुआ था। पुराने पत्थरों पर बारीक नक्काशी की गई थी जो बीते जमाने की कहानियां बयां कर रही थी। पत्थरों पर सांप उकेरे हुए थे, उनकी खाल की बारीक नक्काशी मंदिर की दीवारों पर जैसे सांप लिपटे हुए थे। उनकी आंखें घुसपैठियों को शांत, परेशान करने वाली तीव्रता से देख रही थी। जैसे ही उन्होंने दहलीज पार की, उनके रोंगटे खड़े हो गए। अंदर की हवा सदियों के बोझ से भरी हुई थी, सड़न की गंध से दम घुट रहा था। टूटी हुई छत के बीच से आती सूरज की हल्की किरणों में धूल के कण नाच रहे थे। यहाँ सन्नाटा और भी गहरा था, ज्यादा गंभीर, मानो दीवारें अपनी सांसें रोक रही हों। डर और उत्साह के मिश्रण के साथ ईरा, राजेश और आकाश ने अपनी खोज शुरू की। मंदिर में हर कदम उन्हें समय में पीछे ले जा रहा था, एक ऐसे दायरे में जहां किंवदंतियां पैदा हुई थीं और प्राचीन रहस्य हवा में फुसफुसाते थे। जितना ज्यादा वो मंदिर में अंदर जाते गए, उतना ही ईरा शेषनाग की कहानी में खोती गई। लोक कथाओं के अनुसार ये नाग देवता असीम शक्ति वाला एक आदिकाल का प्राणी था जिसे ब्रह्मांडीय संतुलन का रक्षक कहा जाता था। माना जाता था कि उसके विशाल शरीर में हजारों कुंडलियां थीं जो पूरे ब्रह्मांड को अपनी पीठ पर थामे हुए थीं। मंदिर की दीवारों पर बनी नक्काशी शेषनाग की पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाती थी। एक खास नक्काशी में नाग देवता को एक ब्रह्मांडीय पर्वत के चारों ओर लिपटा हुआ दिखाया गया था। उसकी हजारों आंखें पूरे ब्रह्मांड पर टिकी हुई थीं। एक और नक्काशी में उसे एक राक्षस से लड़ते हुए दिखाया गया था। उसके नुकीले दांत डरावने तरीके से बाहर निकले हुए थे। उसका शरीर गति में धुंधला सा दिख रहा था। कहानी में बताया गया है कि शेषनाग हर ब्रह्मांडीय चक्र के अंत में अपनी त्वचा त्याग कर नए रूप में जन्म लेते थे। माना जाता था कि हर बार जब वो अपनी त्वचा त्यागते थे तो उनकी एक कुंडली पीछे छूट जाती थी जिसमें उनकी असीम शक्ति का एक अंश समाया होता था। समय और अंतरिक्ष में बिखरी हुई ये कुंडलियां असीम शक्ति की वस्तु बन गईं, जिनकी तलाश वो लोग करते थे जो ब्रह्मांड की शक्तियों को नियंत्रित करना चाहते थे। लेकिन कहानी में एक कुंडली के बारे में बताया गया था जो बाकियों से अलग थी। 13वीं कुंडली, जो एक मरते हुए तारे के केंद्र में बनी थी, उसमें शेषनाग की शक्ति का सार था, खुद शेषनाग को नियंत्रित करने की कुंजी। ऐसा कहा जाता था कि यह नागकुंड के मंदिर में छिपी हुई है, जिसकी रक्षा नाग देवता के सबसे वफादार रक्षक करते हैं। जैसे जैसे वो मंदिर के घुमावदार रास्तों में आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे सबके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। हवा ठंडी होती गई और सन्नाटा गहराता गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा है, उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। आकाश, जो कि हमेशा खुश रहता था, डर के मारे पीला पड़ गया। उसे अपनी आंखों के कोने से परछाइयां हिलती हुई दिखाई दीं, सांप जैसे आकार जो दिखते ही गायब हो जाते थे। राजेश ने इन अजीब घटनाओं को रोशनी का खेल और डर के माहौल का असर बताया, लेकिन ईरा, जो विज्ञान और तर्क में विश्वास रखती थी, वो भी इस एहसास से पीछा नहीं छुड़ा पा रही थी कि वो वहां अकेले नहीं है। हवा में एक अनदेखी ऊर्जा सी महसूस हो रही थी और उस पुरानी मंदिर में चंदन की खुशबू, जो कि वहां बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी, हवा में तैर रही थी। ये खुशबू उसे कहीं से याद आई, उसके परदादा की डायरी से, जो इस खुशबू को नाग देवता के रक्षक की मौजूदगी से जोड़ते थे। उनके कदमों की आवाज खाली गलियारों में गूंज रही थी। हर कदम उन्हें मंदिर के केंद्र के करीब ले जा रहा था, सच्चाई के करीब, और एक ऐसे खतरे के करीब जिसका अंदाजा उन्हें अभी तक नहीं था। घंटों मंदिर की घुमावदार गलियों से गुजरने के बाद उन्हें एक बड़ा कमरा मिला। बाकी मंदिर के विपरीत यह कमरा अजीब तरह से धूल और खंडहर से रहित था। छत के एक छेद से सूरज की एक किरण कमरे के बीच में
एक गोलाकार चबूतरे पर पड़ रही थी, जिस पर अजीब प्रतीक खुदे हुए थे, जो टिमटिमाती रोशनी में हिलते डुलते दिखाई दे रहे थे। चबूतरे के चारों ओर 7 पत्थर के खंभे थे, जिनमें से प्रत्येक पर एक फन वाले सांप की आकृति खुदी हुई थी। उनकी आंखें कीमती पत्थरों से जड़ी हुई थीं, जो मंद रोशनी में अशुभ रूप से चमक रही थीं। कमरे की हवा में चंदन और किसी और चीज की, किसी प्राचीन और अनिर्वचनीय चीज की गंध थी। इरा ने चबूतरे पर बने प्रतीकों को अपने परदादा की डायरी से पहचाना। वे प्राचीन संस्कृत मंत्र थे, स्वयं शेषनाग के आह्वान। उसे एहसास हुआ कि यह कमरा सिर्फ एक कमरा नहीं था, यह शक्ति का स्थान था, एक ऐसा स्थान जहां नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए या शायद उसकी शक्ति का उपयोग करने के लिए अनुष्ठान किए जाते थे। जैसे ही इरा ने चबूतरे पर कदम रखा, उसने अपने शरीर में ऊर्जा का एक झटका महसूस किया। उसके आसपास की हवा छटकने लगी और जमीन पर बने प्रतीक हल्के से चमकने लगे, मानो उसकी उपस्थिति पर प्रतिक्रिया कर रहे हों। खंभों से एक धीमी गूंज सुनाई दी और सांप की नक्काशी की झड़ी हुई आंखें उसकी हरकत पर नजर रखने लगीं। उस जर्नल में मंदिर के अंदर एक हिडन चेम्बर का जिक्र था, एक सीक्रेट सैंक्टम जहां कहा जाता था कि 13th कॉइल रखा है। इसमें रिचुअल चेम्बर की दीवारों पर लिखी एक रिडल की बात कही गई थी, जो सर्पेंट गॉड की सबसे प्रीशियस चीज तक पहुंचने का रास्ता खोलने की थी। आयरे एक्साइटमेंट और थोड़े से डर के साथ चेम्बर की वॉल्स देखने लगी। उसकी उंगलियां एंशिएंट कार्विंग्स पर घूम रही थीं। उसे समझ आया कि रिडल शब्दों में नहीं, बल्कि एक पैटर्न में थी। इंट्रिकेट कार्विंग्स के बीच हिडन सिंबल्स का एक सीक्वेंस था। बहुत देर बाद उसे वो मिल ही गया। एक छोटी सी ऑलमोस्ट अननोटिसेबल कार्विंग, जिसमें एक सर्पेंट अपनी पूंछ को काट रहा था, एक परफेक्ट सर्कल बना रहा था। यह एक औरोबोरोस था, इटर्निटी और सिक्लिकल रिन्यूअल का एंशिएंट सिंबल, शेषनाग की पावर का एक फिटिंग रिप्रेजेंटेशन। जैसे ही आयरा ने सिंबल पर हाथ रखा, चेम्बर में जोर से आवाज हुई। सीलिंग से डस्ट गिरने लगी और प्लेटफॉर्म के पीछे वॉल का एक हिस्सा पीछे हटने लगा, जिससे एक डार्क और नैरो पैसेज वे दिखाई देने लगा। बाहर आने वाली हवा स्टेल और ठंडी थी, एंशिएंट और अनडिस्टर्ब्ड, किसी चीज की खुशबू लिए हुए। 13th कॉइल का रास्ता खुल गया था। लेकिन हर कदम के साथ आयरा को ऐसा लग रहा था कि वे किसी सोते हुए बीस्ट के जबड़े में जा रहे हैं, एक ऐसा बीस्ट जो कभी भी जाग सकता है।